किसके बेटे ने इतना दूध पिया है, कौन किसान पुत्र ऐसा होगा जो आयुष सिन्हा के सिर पे लाठी धर के इस हिसाब को बराबर करेगा। जनरल डायर। यहाँ से भड़का रहे हैं आप, मतलब कह रहे हैं नहीं कि नहीं, मैं नहीं भड़का रहा, सतपाल मलिक ने कहा है। मैं कौन होता हूँ कहने मतलब वाला? उनके कंधे पे बंदूक रख के आप चला रहे हैं। आप उनकी वकालत कर रही हैं, मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मैं वकालत नहीं कर रही, पर उन्होंने तो आपका आपने समर्थन डिफेंड कर किया, रही हैं, उन्होंने ये उनका डायलॉग बोला समर्थन है किया। कि सर फूट सकते हैं, तो मैं तो यही इस इंतजार में हूँ कि देखते हैं कौन सा फोड़ेगा। अपने आप तो फूटेगा नहीं। देखिए, अंजना ओम कश्यप लाखों का पैकेज लेती हैं, लाखों के कपड़े पहनकर आती हैं, और एक दिन टीवी पे कह रही थी कि अगर किसान इतने गुस्से में है, इतने आक्रोश में है, तो फसल की पैदावार रिकॉर्ड कैसे हो रही है। अब उस मूर्ख को क्या पता कि किसान के गुस्से से फसल की पैदावार का क्या लेना देना है। पता अब चलेगा। आप ये चाहते हैं कि आपके ही चैनल के दरवाजे पे 1000 पुलिस वाले खड़े हों और 1 लाख किसान खड़े हुए हों, और आपको घर से निकलने से पहले भी सिक्योरिटी चाह रही हो, तो वो दिन भी आ सकते हैं। तालिबान को क्यों गाली देते हो? हिंदुस्तान की बड़ी अजीब कहानी है। जलियांवाला बाग में गोली चलवाता है जनरल डायर, और हमें जब किसी को गाली बकनी होती है, तानाशाह बताना होता है, तो बताते हैं हिटलर को। हिटलर के कारखानों में एक भी गोली हिंदुस्तान के नाम की नहीं बनी थी, उसने तो सुभाष चंद्र बोस की मदद भी करी थी। लेकिन हम चूंकि जो हमारे पापा गाली देते थे वही गाली हम देते हैं। अंग्रेज भी हिटलर को बुरा कहते थे, इसलिए हम भी हिटलर को बुरा कहते हैं। अब ये तालिबानी तालिबानी कहना छोड़ दें इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। और हम जानते हैं कि जैसे कि मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत हुई, एक ऐतिहासिक महापंचायत, उसके बाद से जो वहाँ हुजूम इकट्ठा हुआ, उसे देख के कहीं ना कहीं किसान नेताओं के चेहरे भी खिल चुके हैं। उन्हें भी लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ एक धर्म को लेकर सांप्रदायिकता को तोड़ने वाले नारे लगाए गए, और वहाँ धर्म की एकता को एक बार फिर से साथ में लाने की, मुजफ्फरनगर को फिर से एक बार 2 धर्मों को मिलाने की कोशिश की गई किसान नेताओं के जरिए। राकेश टिकैत ने वहाँ पे अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के जिस तरीके से नारे लगाए मंच से, उन सभी बातों पर अलग अलग तरीके के विवाद हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उसे कई पक्ष अच्छा भी बता रहे हैं, तो दूसरे पक्ष उस पर विवाद भी शुरू कर चुके हैं। इन सब मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं वकील साहब संजय सिंह जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन टीवी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा सीधा पहला सवाल ये करते हैं कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत होती है, बहुत आप उसमें कह लीजिए सफलता भी मिलती है, जिसकी उम्मीद थी उससे ज़्यादा शायद तादाद वहाँ पे हमने देखने को मिली। लेकिन अब आगे क्या? इसके बाद, इस महापंचायत के बाद आगे की दिशा क्या होगी? इससे क्या कुछ निकल के आएगा? आप सब इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। ऐतिहासिक किस सेंस में कह रहे हैं? गिनती के हिसाब से? नहीं, इसे ऐतिहासिक इस वजह से कहिए कि ये भारत की पॉलिटिक्स में टर्निंग पॉइंट आ गया है। 2013 में जहां पे सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करके नफरत की राजनीति को बढ़ा के सत्ता पे कैप्चर किया था इन लोगों ने, आज उसी मुजफ्फरनगर के अंदर वो खाई पाट दी गई है। तो अब जो बेचैनी है वो उन लोगों में है जो बांट के राजनीति करते थे और सत्ता पाते थे। बांटो और राज करो की राजनीति का एक दौर हमने खत्म कर दिया है। और अब खुशी की बात यह है कि यहाँ से ये जब सब लोग अपने अपने गांव जाएंगे तो जो बातें करेंगे तो ये हर चूल्हे तक बहस पहुंच जाएगी, और हम सांप्रदायिक और जातिगत नफरतों से ऊपर उठकर और ठगे नहीं जाएंगे, अब की बार बहकाए नहीं जाएंगे। तो भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। सर, पहले भी मुजफ्फरनगर में महापंचायतें हुई थी, लेकिन उस वक्त ये नारे नहीं लगाए गए थे, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे। और अब राकेश टिकैत ये नारे लगा रहे हैं। इसकी जरूरत अब उन्हें क्यों पड़ रही है? बात जरूरत की नहीं है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, इससे पहले भी एक शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था। जब ये सारे किसान नेता अपने घर पे सो रहे थे, तब हम जैसे कुछ लोग शाहीन बाग में भी चिल्ला रहे थे कि बायकॉट जियो। फरवरी में ही शाहीन बाग में ये कॉल दे दिया गया था, जब तक सेठ के पेट पे लात नहीं पड़ेगी, प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा, बायकॉट जियो। आज वहां से होते होते ये आंदोलन आया। शुरू में जो राकेश जी बोल रहे थे और आज जो राकेश जी कह रहे हैं, उसमें आपको नहीं दिखता कि उन्होंने उनका जो विजन है वो ब्रॉड हो रहा है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि लड़ाई कितनी बड़ी है, लड़ाई किससे है। बीजेपी तो एजेंट है, बीजेपी की भी सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है। मोदी एजेंट है, बीजेपी एजेंट है, कीमत आरएसएस अदा करेगा, लेकिन लड़ाई पूंजीवाद से थी। उनको ये अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने साफ कहा, धोखा हुआ है, देश बेचा जा रहा है। तो अब अगर उनकी समझ में ये बात आ रही है और वो बोलने का इसका साहस कर पा रहे हैं, तो हमारा दिल तो बड़ा हुआ है।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत, जैसा कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के मंच से कहा कि अब कृषि कानून उनका मुद्दा नहीं है, अब देश को बेचा जा रहा है, देश को बचाना उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब किसान आंदोलन को और किसान नेताओं को ये समझ आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल अब समझ में आना शुरू हुआ है। आए तो हम किसान के ही नाम पर थे, लेकिन जो खेती किसानी से जुड़े हुए थे, जो यूनियंस थी ये खेती किसानी से जुड़ी हुई थी, इनको जब अपनी ज़मीन के ऊपर खतरा दिखाई दिया, जब इन्होंने काले कानूनों के अंदर इस तरीके की धृष्टता देखी, तो ये एकजुट होके आए। लेकिन हम लोग तो उस वक्त भी इसे एक बात कोई कह रहे थे कि देश कानून से चलता है, संसद पे पूंजीपतियों का कब्जा हो गया है, इसको वापस लाना पड़ेगा। और एक तरफा मार नहीं हो रही है, सब तरफ बेचा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, आपने एक नई टर्म सीख ली, अनपढ़ हिंदुस्तान। भारत माता वैसे तो बेचारी हिंदी भी पूरी नहीं जानती, वो भी डिमोनेटाइजेशन जान गई। अब मोनेटाइजेशन आ गया, तो उनसे पूछो कि आप मोनेटाइजेशन पे क्यों चूक रहे हो। जब सड़कें बनाने के लिए बॉट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर का केस चल रहा था, उसके बाद वो टॉट पे आ गया, उसी में मोनेटाइजेशन दे दिया गया था। तो ये भयंकरता हमें समझ में आ रही थी, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। अब ये एस्टेब्लिश नेतृत्व, देखिए मैं कोई बात अगर कहने खड़ा होता हूँ और मैं लोगों को समझाता हूँ, उनके लिए मैं नया चेहरा हूँ, नई बात हूँ, तो वो मेरे ऊपर भरोसा करने से पहले मुझे 20 बार परखेंगे। लेकिन टिकैत साहब के पास बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत है, जिनके बारे में एक बात तो कम से कम है कि संघर्ष करना उन्होंने सिखाया है। यही किसान चौधरी चरण सिंह का भी था, यही सर छोटू राम का भी है। तो सब कुल मिला के अब समझ में आना शुरू हो गया है कि खतरा कहीं और है। बस थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं समझ पाए कि आखिर में खतरा संविधान को ही होगा। देश संविधान से चलना है, ये संविधान खत्म कर रहे हैं। ये 22.5% की जो आरक्षण की बहार आई है ना, जो 2 पीढ़ियों ने भरपेट रोटी खा के और गुप्ता जी की बगल में मकान बना लिया है, वो अगली पीढ़ी पे नहीं जाएगा। गुप्ता जी ही उस कोठी को खरीद लेंगे जो अभी मौर्य साहब ने बनाई है। तो एक पीढ़ी और ये खेल चलेगा अगर ये जागे नहीं तो। अच्छा, एक बात और कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में हमने देखा गोदी मीडिया का बहिष्कार कर रहे थे वहाँ लोग, और चित्रा त्रिपाठी वहाँ आई थी आज तक से कवरेज के लिए, और उनके साथ जिस तरीके से उनको कवरेज नहीं करने दी गई, उसको लेकर भी बवाल मच रहा है कि एक महिला पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग किसान तो नहीं हो सकते। ये वही नेशनल मीडिया ये एजेंडा चला रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अंजना ओम कश्यप लाखों का पैकेज लेती हैं, लाखों के कपड़े पहनकर आती हैं, और एक दिन टीवी पे कह रही थी कि अगर किसान इतने गुस्से में हैं, इतने आक्रोश में हैं, तो फसल की पैदावार रिकॉर्ड कैसे हो रही है। अब उस मूर्ख को क्या पता कि किसान के गुस्से से फसल की पैदावार का क्या लेना देना है। पता अब चलेगा। अभी तो नेगोशिएशंस, बातचीत, लोकतंत्र है, बातचीत से समस्याएं सुलझाई जाती हैं। ऐसा नहीं होगा तो सरकार को जाना पड़ेगा, बैलेट के ऊपर लड़ाई आएगी। ये ईवीएम पे और फोर्सेस पे कब्जा करके वोट लूटना चाहेंगे, लोकतंत्र लूटना चाहेंगे, लड़ाई और आगे बढ़ेगी। तब ये बुलेट पे आएगी, उससे पहले इनके गोदाम भी तोड़े जाएंगे। अनाज इनको अपने गोदामों में रखने के लिए नहीं मिलेगा, ये हिंदुस्तान संकल्प कर चुका है। आज गोदी मीडिया जिस नौबत पे है, अभी वो सिर्फ विरोध सुन रहे हैं। अच्छा लगेगा कि 5-10 थप्पड़ मुंह पे पड़ जाएं, चेहरा बिगड़ा हुआ हो। आप यही दिन चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपके ही चैनल के दरवाजे पे 1000 पुलिस वाले खड़े हों और 1 लाख किसान खड़े हुए हों, और आपको घर से निकलने से पहले भी सिक्योरिटी चाह रही हो? तो वो दिन भी आ सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो किया गया, चाहे वो संसद का आयोजन हो, किसान संसद का, चाहे मुजफ्फरनगर की रैली, वो एक तरह से मीडिया कवरेज के लिए तो किया गया था ना। नेशनल मीडिया पे दिखाया जा सके, लोगों तक आवाज़ पहुंचे किसानों की, यही तो मेन मकसद था इसका। तो उसके लिए वहाँ झूठ बोलना शुरू कर देते क्या? देखिए, हमारी पंचायत ऐतिहासिक रही, कामयाब हुई, उसने अपना मकसद पूरा करा। किसान संसद के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें प्रक्रियाएं कुछ ऐसी हो गई। अगर हम 200 लोगों को डेली, उन्हीं 200 लोगों को बुलाते, वो एक्सपर्ट होते, खेती के होते, कृषि अर्थशास्त्र के होते, और फील्ड्स के होते, लीगल फील्ड्स के होते, वो अपने प्रस्ताव रखते, उनके ऊपर बहस होती, स्पीच दी जाती, उसके ऊपर वोट पड़ते, तो वो एक प्रॉपर ऐतिहासिक। अब आज की तारीख में आप बताइए वहाँ क्या क्या प्रस्ताव पास हुए? आपके पास है कुछ रिटन? देश में किसी के पास नहीं है। मैं उस वक्त भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इसे थोड़ा सिस्टमेटिक सा कर लो। तो हमारी जद्दोजहद ये नहीं है। आपका मीडिया आगे मुझे ये नहीं बताएगा कि संजय सिंह तेरी जेब में पैसे कम है,
अनाज महंगा हो गया है, ये हम झेल रहे हैं। हम सच बोलते रहेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया भी हमारे साथ जुड़ेगा कुछ दिन बाद। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के मंच से राकेश टिकैत ने नारे लगाए और जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे और प्रधानमंत्री पे, उनको तालिबानी बताते हैं, देश बेचने वाला बता रहे हैं, वो खुद तालिबानी है, ये किसान तो है नहीं, ये तालिबानी है, ये आतंकवादी हैं, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और तुमसे ज़्यादा भीड़ हम ला के दिखाएंगे। उनका स्वागत है। देखिए, आप उनकी मनस्थिति समझिए। एक टाइम पे वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी, फिर जो उनके कुछ कृत्य ऐसे रहे कि उन्हें यूनियन से बाहर जाना पड़ गया। अब एक आदमी, राजेश खन्ना वाली मनस्थिति है, अब वो सुपरस्टार नहीं रहे, अब अमिताभ बच्चन हो गया है, तो वो पत्रकारों के ऊपर अपना गुस्सा और भड़ास निकाल लेते हैं। रह गई बात यहाँ की। दूसरा, मैं तालिबानी, ये इसे तालिबानी कहते हैं, वो उसे तालिबानी कहते हैं। दोनों की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि इनमें से कोई सा भी तालिबानी बन सके। तालिबान को क्यों गाली देते हो? हिंदुस्तान की बड़ी अजीब कहानी है। जलियांवाला बाग में गोली चलवाता है जनरल डायर, और हमें जब किसी को गाली बकनी होती है, तानाशाह बताना होता है, तो बताते हैं हिटलर को। हिटलर के कारखानों में एक भी गोली हिंदुस्तान के नाम की नहीं बनी थी, उसने तो सुभाष चंद्र बोस की मदद भी करी थी। लेकिन हम चूंकि जो हमारे पापा गाली देते थे वही गाली हम देते हैं। अंग्रेज भी हिटलर को बुरा कहते थे, इसलिए हम भी हिटलर को बुरा कहते हैं। अब ये तालिबानी तालिबानी कहना छोड़ दें, इसमें कोई वो नहीं है। दोनों में से कोई सा भी तालिबानी नहीं है, ना हम और ना वो बन सकते। लेकिन भानु प्रताप जी तो कह रहे हैं कि उनके जो बयान है वो, उनका कहना है कि महेंद्र सिंह टिकैत जी वो कहते थे कि उनका बेटा गलत राह पे जा रहा है, राकेश टिकैत के बारे में, कि वो गलत संगत में जा रहा है, दलाली, उसी वक्त से वो दलाली करने लग गए थे, बाकी चीज़ें वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखो, तब वो उनके साथ रहे होंगे तो उन्हें ज़्यादा जानकारी होगी। अब हम आपको ईमानदारी से बता दें कि हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं। शुरू में यहाँ लोगों ने इस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की थी, लेकिन तब भी हमने एक बात कहा था कि भाई अब 40 संयुक्त एक साथ हैं, कोई एक आदमी अपनी मर्जी से आ और जा नहीं सकता। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे जैसे युद्ध में बड़े चरित्र की, बड़े किरदार की, बड़े दिलो दिमाग की जरूरत पड़ी, राकेश टिकैत ने अपने दिलो दिमाग के दरवाजे खोल रखे हैं। वो उनका भी कद इस युद्ध के साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो इस बात का हमें बड़ा सुकून है। और भानु जी के पास भी होया करिए, बुढ़ापा बड़ी मुश्किल से कटता है, उनका भी फ्रस्ट्रेशन निकल जाया करेगा। आप वहाँ भी चाय पिया करिए, तो वो अपनी भड़ास निकालना और कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर की रैली आप कह रहे हैं शानदार रही, ऐतिहासिक रही, आप लोगों के चेहरे पे दिख रहा है कि आप लोग खुश हैं उस रैली से। उसके बाद करनाल में जब रैली की बात की गई, महापंचायत की गई, तो वहाँ पे पहले ही प्रशासन ने दिखा दिया कि अब वो भी तैयार है। उन्होंने 5 जगहों पे पहले ही नेटवर्क सर्विसेज बंद करवा दिए और पहले मिलने के लिए बुला लिया, और इस तरीके से उन्होंने भी अपनी दिखा दिया कि हम भी तैयार हैं। आने वाले दिनों में जब आपकी महापंचायतें होंगी, जैसा कि कहा है राकेश टिकैत जी ने कि देश भर में महापंचायतें करेंगे हम, वहाँ पे जब ये तैयारी अभी हुई है अगले ही बार में, वहाँ पे किस तरह की तैयारियों की उम्मीद कर रहे हैं आप, और उन तैयारियों से कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो मैं खट्टर साहब का थैंक यू कह दूं। जैसे यूपी में कहा जा रहा है कर रहा है मोदी भरेगा योगी, ऐसे ही वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कर रहा है खट्टर और भरेगा मोदी, तो वो मोदी से पानी भरवा रहा है। अगर उस दिन वहाँ लाठी ना चली होती तो मेरा अपना मानना है कि इस भीड़ में से 2-4 लाख कम हो जाते, और वो इस तरीके की हरकतें करते रहें ताकि वो प्रोवोक करते रहें किसान को, उसे जलील करते रहें, उसे पीटते रहें, जो इनकी मानसिकता है अफसरी वाली वो करते रहें, और हमारी पंचायतों का साइज बड़ा होता चला जाएगा। करनाल में आप क्या समझ रही हैं? करनाल में प्रेशर में कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा को तो सिर्फ पहुंचना भर होता है वहाँ। अभी बातचीत करके निकले थे टिकैत साहब, बातचीत टूट गई थी, कोई समझौता नहीं हो रहा था करनाल में, और बाहर निकल के 4 कदम नहीं चल पाए, फिर अंदर से आवाज आ गई बात सुनिए बात सुनिए बात सुनिए, तो पेट में पानी उनके है। कम तो वो भी नहीं है। आपने बोला कि एसडीएम को बर्खास्त किया जाए, मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने तबादला कर दिया, यहाँ से उठा के वहाँ पटक दिया। देखिए, मैं एक वकील की हैसियत से बताऊं, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाने दीजिए, मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाऊंगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाऊंगा। ये काम उनके करने का है। एविडेंस जब है, आप 226 में जाइए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए मांग कीजिए। फंडामेंटल राइट को सबसे बड़ा खतरा स्टेट की तरफ से ही है, स्टेट के अगेंस्ट ही बनाए गए हैं।
और अगर स्टेट का एक इतना जिम्मेदार आदमी, एक आईएएस इस बात को कह रहा है तो उसके खिलाफ 100 मोटो संज्ञान ले। अफसोस तो इसी बात का हो रहा है कि जिसे एक्शन लेना चाहिए वो भी अपनी अफसरी कर रहा है, हाई कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। ये काम हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच जाएगा। और लेकिन सर देखिए, जो रास्ता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रास्ते के बाद एक दूसरा रास्ता और है। मेघालय के गवर्नर साहब ने बताया है कि किसान का ही सिर नहीं फूट सकता, सिर इन अफसरों का भी और इनके ऊपर वालों का भी फूट सकता है। तो सतपाल मलिक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और देखते हैं कि अब किसानों में से किसके बेटे ने इतना दूध पिया है, कौन किसान पुत्र ऐसा होगा जो आयुष सिन्हा के सिर पे लाठी धर के इस हिसाब को बराबर करेगा। जनरल डायर यहाँ से भड़का रहे हैं आप, मतलब कह रहे हैं नहीं कि नहीं, मैं नहीं भड़का रहा, सतपाल मलिक ने कहा है। मैं कौन होता हूँ कहने मतलब वाला? उनके कंधे पे बंदूक रख के आप चला रहे हैं। आप उनकी वकालत कर रही हैं, मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मैं वकालत नहीं कर रही, पर उन्होंने तो आपका आपने समर्थन डिफेंड कर किया, रही हैं, उन्होंने ये उनका डायलॉग बोला है समर्थन कि किया। सर फूट सकते हैं। तो मैं तो यही इस इंतजार में हूँ कि देखते हैं कौन सा फोड़ेगा, अपने आप तो फूटेगा नहीं। नहीं, सवाल तो मेरा ये था कि छत्तीसगढ़ में एक एसडीएम ने थप्पड़ मार दिया था एक युवक को, देखा होगा आपने, उसके लिए उसका तबादला कर दिया गया था। और यहाँ एक किसान की जान चली जाती है, उसका सर फोड़ दिया जाता है, बाकी और किसान घायल होते हैं, किसी की आंख हमेशा के लिए खराब हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ करती क्या है प्रशासन, मांग के बाद, इतनी सारी महापंचायत और रैलियों के बाद। हुकूमत किसकी है? जनरल खट्टर की। जनरल खट्टर एक दिन स्पीच में कह रहे थे कि कपड़ा व्यापारियों की दिक्कतों की हमें खूब जानकारी है, पहले हम भी कपड़ा बेचा करते थे, टैक्स चोरी करना पड़ता है, हम भी टैक्स चोरी करते थे, अब टैक्स चोर को तुमने मुख्यमंत्री बना दिया, तब भी उसे नहीं मालूम कि ये बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है। वो बेचारा जानता ही नहीं है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, कब क्या एक्शन लेना चाहिए। तो उसकी मूर्खता की ही कीमत मोदी जी अदा करेंगे। अच्छा, भानु प्रताप सिंह ने एक बड़ी दिलचस्प बात की और ये बहुत सही भी है एक तरीके से। उन्होंने कहा जब हम आए थे और हमने विरोध किया था कांग्रेस का, तो हमने कहा था कांग्रेस भगाओ बीजेपी लाओ। हमारे पास एक नारा था और इस तरीके से हम लोगों को ला पाए थे अपने साथ और बीजेपी जीत के सत्ता में आई थी। आज आप भले ही बीजेपी के विरोध में रैलियां कर ले, पंचायतें कर ले, आपका जनाधार बड़ा हो जाए, लेकिन सवाल वहीं अटक जाता है कि बीजेपी नहीं तो कौन, ये अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ दिन पहले तक था कांग्रेस देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव लिखा जाता था इसके नाम के आगे। अब सबसे अच्छी बात हुई, भारत माता जंगल में जा रही थी, उनके पैर में कांटा चुभ गया, तो उन्होंने इधर उधर देखा, तो हम जैसा बालक भी उनके पास था। उसने कहा कि अम्मा अम्मा दूसरा कांटा ढूंढ के ले आए क्या है, और माँ का वो कांटा निकाल दिया। तो पहले कांग्रेस वाला कांटा था, फिर बीजेपी। ऐसा नहीं है कि खराब कांटा निकाल के आप अच्छा कांटा उसकी जगह लगा लेते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। तो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को फेंक देंगे। बंगाल में नहीं देखा आपने, बीजेपी खत्म करनी थी, कांग्रेस अपने आप खत्म हो गई। तो कांग्रेस मुक्त बीजेपी की वजह से बन रहे हैं, अब बीजेपी मुक्त हम बना ही देंगे। तो दोनों कांटों से भारत माता को थोड़ी सी राहत हो जाएगी। लेकिन जनता तो कंफ्यूज होगी ना। जनता कंफ्यूज तो हो सकती है, मैं मानता हूँ, हिंदुस्तानी की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए मैं मान लेता हूँ कि हिंदुस्तानी जनता कंफ्यूज हो सकती है, लेकिन भूख कंफ्यूजन नहीं छोड़ती। जब लगेगी तो लगेगी। भूख का तो इलाज है सर, चुनाव के कुछ दिन पहले जेबें भर दिए जाते हैं यूपी में। तो 5 किलो अनाज 20 किलो के थैले में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करके अब इसे पकाएंगे काहे पे, ये और बता दो, पकाएंगे किस चीज़ में, ये और बता दो। भाई एक आदमी को 1 महीने में खाने के लिए कितना चाहिए, अगर इसका अंदाज़ा निकलवाना है तो अपने आईएएस ऑफिसरों से कहो कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाके बैठ कर देखें कि एक दिन में कितना राशन लगा और कितने लोग खा गए, उसके हिसाब से बांटें। ये 5 किलो अनाज क्या होता है? तो नहीं, लेकिन योगी जी ने शुरुआत तो कर दी है किसानों को, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसानों को अपनी ओर लाने की शुरुआत अच्छी की है उन्होंने। सारे कानून वापस ले रहे हैं, वो एफआईआर हटवा रहे हैं, कह रहे हैं गन्ने का रेट भी हम बढ़ाएंगे, तो कुछ तो असर होगा उनकी भी कोशिशों का। हाँ, ये काम वो अपने साथ पहले कर चुके हैं, अपने ऊपर भी तो उन्होंने केस हटा लिए थे। तो उन्हें बेचारों को मैक्सिमम यही पता है, देखो उन्हें भूख की चिंता नहीं, मठाधीश हैं, बहुत बड़े अरबोपति हैं, गोरखपुर धाम की कितनी बड़ी संपत्ति आपको अंदाजा है कुछ? तो उन्हें प्रॉब्लम सिर्फ मुकदमों से थी, उन्होंने सोचा ये भी मेरे ही जैसे होंगे। जो आदमी जैसा होता है ना वो वैसे ही सोचता है। मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूंगा एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए। एक अच्छे स्कूल में अमीरों के जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे एक बच्चा पढ़ता था, आप उसका कोई भी नाम रख लीजिए। तो वहाँ पे पर्सनली डेवलपमेंट के लिए कई प्रोग्राम होते, तो उसमें स्टोरी राइटिंग भी होता था। तो एक बच्चे को स्टोरी लिखने के लिए जो टाइटल मिला वो था गरीबी। तो उस बच्चे ने एक छोटी सी कहानी लिखी।
एक बच्चा बहुत गरीब था, उसके मम्मी पापा भी बहुत गरीब थे, उसके भाई बहन भी बहुत गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि यहाँ तक कि उनका ड्राइवर, उनका चौकीदार, उनका माली, उनका नौकर सब बहुत गरीब थे। तो उसकी तकलीफ ऐसे समझ में आई। योगी जी को समझ में आता मुकदमे हटा लेंगे तो सबको राहत हो जाएगी, तो उन्होंने मुकदमे हटाने का कर दिया। अरे मेरे भाई, उनका मालूम कर ले जिनके शव गंगा में बह रहे थे। एक आदमी मरा, वो लावारिस था क्या? उसके घर के लोग नहीं थे? उनका तो सुध ले ले जाके कि इन पे रोजगार है कि नहीं है, इन पे खाने को है कि नहीं है, इनके घर का अगर कमाने वाला चला गया है तो कैसे है। तो ये सब बातें योगी जी को सोचनी चाहिए। पर योगी जी ज़्यादा चिंता न करें, रिजल्ट उनका नहीं आना है, रिजल्ट मोदी का आना है। वकील साहब, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अब आप जो किसान नेताओं की जो तरीका है या जिस ओर वो अब बढ़ रहे हैं उससे आप बहुत खुश हैं और वो सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, हम आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दें कि ये किसी नेता के का केस नहीं है कि नेता आगे चल रहा है और पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। ये केस इस बार उल्टा है। अब की बार लाखों लोग नेता को धकेल के मंजिल तक लेके जा रहे हैं। इन 40 में से कोई सा भी नेता बेसुरा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल हाराकीरी हो जाएगी, खुदकुशी। अब इसे मंजिल पे लगाना ही एकमात्र एक जरिया रह गया है। ये पब्लिक का आक्रोश है जो अब धकेल रहा है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान जाग रहा है कि जेपी की तरह नहीं कि जेपी जागा और उसने देश जगाया। अब देश जाग रहा है, जेपी बनाना है। तो हमें जेपी भी ठीक ठाक मिल गया है, उसका भी विजन ब्रॉड हो रहा है, बातचीत सुधर रही है। अब जो छोटे मोटे कुछ काम है उनकी फॉर्मेलिटी हम इस महीने में पूरे कर लेंगे और फिर इन पे असली मार मारेंगे इलेक्शन से पहले। बहुत शुक्रिया हमसे अगर बात आपको करने इसकी जानकारी करनी हो कि नेक्स्ट क्या है रणनीति में, एक लाइन की रणनीति यहाँ बताई थी, हम एक करेंगे वो तोड़ेंगे। यही बात टिकैत साहब ने मंच पे से कह दी है। अब आगे को हम इस एक महीने में क्या ऐसा करेंगे कि जो सरकार को वास्तव में दिक्कत आएगी। चलिए, किसान संसद में हमारी नहीं चली, लेकिन हम 2-3 चीजें जो बहुत आवश्यक हैं इस आंदोलन के लिए उन पे कार्य कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव एक्ट भी ड्राफ्ट कर रहे हैं। आईआईटी के इंजीनियर्स भी इसमें हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी इसमें हैं, कृषि शास्त्री भी इसमें हैं, मुझ जैसे टूटे फूटे वकील भी इसमें हैं जिन्होंने अदालतों का बहुत दिन से मुंह नहीं देखा। तो हम एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट। तो वो भी हम जो है किसी प्लेटफॉर्म पे इनके सामने पेश करेंगे, तो रास्ता भी मिलेगा हमें और कामयाबी होगी। उत्तर प्रदेश में जो सरकार का सबसे बड़ा हथियार था उस पर भी अब चोट कर दी गई है, उसे भी भरने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिकता को एक करने की कोशिश राकेश टिकैत इस ओर बढ़ ही चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए। इनके पास हमें बांटने का सबसे मजबूत तरीका यही था। पहले ये हमें हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, फिर जब मुस्लिम अलग हो गया तो फिर हम हिंदुओं में ये अगड़ा पिछड़ा देखते थे, फिर ये जातियां देखते थे। तो जब पहला ही डिवीजन नहीं हो पाया तो दूसरा वाला कहाँ से आएगा। तो इनकी काट हो गई। अब आप बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।